महाकुंभ के 40 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन भीड़ अभी भी जारी है। भीड़ इतनी हो रही है कि प्रयागराज में 24 फरवरी को होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। कल तक आपको बता रहा था ट्रेनें रद्द हैं, गाड़ियों के प्रवेश पर रोक है, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में यूपी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर से बता रहा हूं, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी जरूरी खबरें दिखाता हूं जो आपके लिए देखना, जानना, समझना जरूरी है। आपके काम की खबर हो तो बिल्कुल दिखाता हूं। आप जिस खबर को देखना चाहते हैं वो जरूर दिखाता हूं, और आप जिस खबर को देखकर ये तसल्ली कर लें कि हाँ, आज मैंने पूरी खबर देख ली है, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, वो सबसे पहले दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले सीधे मुद्दे की बात देख लेंगे तो यकीन मानिए कि दिन भर की हर बड़ी खबर से अपडेट हो जाएंगे। लेकिन कौन कौन सी खबर है जो आज सबसे पहले बताने वाला हूं, वो आज आपको बता देता हूं। शुरुआत आज भी महाकुंभ की तस्वीरों से करूंगा। महाकुंभ में 40वें दिन भी खूब भीड़ हुई है, करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है। इस महाकुंभ ने कई लोगों की किस्मत भी बदल दी। पहले दिन से 40वें दिन तक कौन कौन से कैरेक्टर सबसे ज्यादा वायरल हुए हैं और अभी क्या हाल है, उनका आज बात इस पर भी करूंगा। दूसरी खबर में बात मध्य प्रदेश की करूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज छात्रों को लैपटॉप की सौगात दी और इस तोहफे को पाकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। और सिर्फ छात्रों के ही नहीं, बच्चे की इस उपलब्धि पर परिवार की आंखें भी नम हैं। इसलिए कह रहा हूं, बस इसलिए कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप नहीं, छात्रों को नई जिंदगी दी है। लैपटॉप देने की खबर, लैपटॉप किसी को मिल जाने की खबर कितनी बड़ी हो सकती है और कितनी इमोशनल हो सकती है। लैपटॉप को मैं क्यों कह रहा हूं कि लैपटॉप नहीं, मुख्यमंत्री ने जिंदगी दी है, उस इमोशन को देखिएगा, महसूस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि एक लैपटॉप कैसे किसी के लिए जिंदगी बन सकती है। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। आपको रोजगार मिले, इसलिए आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 24 और 25 जनवरी को निवेश का महाकुंभ, माफ कीजिएगा, 24 और 25 फरवरी को निवेश का महाकुंभ लगने वाला है। भोपाल तैयार है, लेकिन आपके बच्चों को कोई परेशानी ना हो, वो आराम से बोर्ड परीक्षा दे पाएं, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। चौथी खबर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव जेल से रिहा हो गए। 17 अगस्त 2024 को जेल गए थे और आज 21 फरवरी को जेल से बाहर आए। समर्थकों में जोश है, खुशी है। एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। पांचवी खबर में बात करेंगे, अगर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराया तो अब खैर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गलत तरीके से हो रहे धर्मांतरण पर बहुत बड़ा फैसला किया। सब बताएंगे, जुड़े रहिएगा। और आखिर में कहेंगे हैप्पी बर्थडे मुख्यमंत्री जी। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और महाकुंभ में अब तक क्या क्या हुआ है, ये आपको विस्तार से दिखा देते हैं, क्योंकि महाकुंभ की महाकवरेज विस्तार न्यूज लगातार करता रहा। इसलिए चलिए आपको बता देता हूं, हर दिन आपको महाकुंभ की खबर दिखाता हूं। आज क्या खास है बताता हूं। महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है, लेकिन श्रद्धालुओं की कतार अभी भी संगम की ओर कूच कर रही है, यानी बढ़ रही है। अभी भी तीर्थराज प्रयाग जन सैलाब को समेटे संगम में डुबकी लगवा रहा है। आज शुक्रवार है, भीड़ अभी से बढ़ने लगी है और बढ़े भी क्यों ना, अगले 2 दिन महाकुंभ का अंतिम वीकेंड जो पड़ने वाला है। ज्यादातर लोग छुट्टियों में प्लान करते हैं महाकुंभ स्नान करने का। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक महाकुंभ स्नान नहीं किया है, वो अब सोच रहे होंगे कि इस वीकेंड चलकर डुबकी लगाएंगे। फिलहाल आज का क्या अपडेट है पहले ये बता देता हूं, फिर आगे विस्तार से महाकुंभ के कई पहलुओं पर चर्चा करूंगा। देखिए ध्यान से, आज महाकुंभ का 40वां दिन, धीरे धीरे समापन की तिथि नजदीक आ रही है। सिर्फ 5 दिन बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। अब तक 58 करोड़ से ज्यादा लोगों ने
संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में आज क्या माहौल है, हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी की एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। देखिए, इसके बाद आपको जो मैंने आपको कहा ना कि महाकुंभ से ऐसे कौन से कैरेक्टर निकले हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, उस पर भी आज विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले अनमोल तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ को केवल 5 दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ रही है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लोगों की आस्था साफ नजर आ रही है भीड़ को देख के कि लोग डुबकी मार रहे हैं और आराम से अपने घर जा रहे हैं वापस। कहाँ से आए भैया? सर हम तो दिल्ली से आए हैं। चलते रहिए। दिल्ली से? जी। तो ये कहाँ से उठा के आ रहे हैं ये सब? सर हम लोग को तो इतना दूर ट्रेन छोड़ दिया जो हम लोग पैदल चलते चलते हम लोग थक। डर नहीं लग रहा है जाने में भीड़ का? सर डर नहीं है, सब लोग जा रहे थे, हम लोग भी चल रहे हैं, चलो हम लोग भी नहा ले। करोड़ आदमी आए और एक आप कहीं हमको दिखाइए आप गंदगी नहीं है। आप उसी जगह पर जाके दिखाइएगा जहाँ कूड़े फेंका जाता है कि गंदगी है, तो ये तो भाई हम किसी को भी बदनाम करने के लिए वो पर्याप्त है। कट्टर भक्त लग रहे हैं। हाँ, नहीं कट्टर भक्त नहीं है। पहले बंगाल से बिहार आए, बिहार से सारी टीम को मम्मी पापा पूरे। ये आपकी पूरी टीम है? पूरी हमारी टीम है हमारी। ये पूरी टीम है। देखिए, यही महाकुंभ का रंग है कि पूरी टीम जत्था में आई हुई है महाकुंभ में नहाने, और बड़े उत्साहित ये नजर आ रहे हैं। ये जो व्यवस्था हुई, मतलब हर जगह जंगल लंगल कहीं भी आते जाइए, लाइट, प्रशासन, सुविधा, सफाई, हाँ पानी तक गंगा जी का इतने लोग नहा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इतना स्वच्छ पानी है। काम गिना दे रही हैं आप, मतलब पूरा नहाई हूँ मैं। इतने लोग मतलब 60 करोड़ लोग नहाने आ रहे हैं 1.5 महीना में, तो फिर उसका विकास नहीं तो और क्या है हमारे धर्म का। मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में विकास है, विकास है। कैसे? सनातन जाग्य है, बोलो गंगा मैया की जय। घर जाए का मना नहीं कर रहा है। इधर ही घर बसाने का? हाँ, ये तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ की क्या बताएं। वीकेंड पर यह आंकड़ा 60 करोड़ पार कर जाएगा। प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं, जिसमें नो व्हीकल जोन और वीवीआईपी मूवमेंट बंद शामिल है। और हाँ, वीवीआईपी भी भीड़ से गुजरकर ही संगम स्नान कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप ये वीडियो ध्यान से। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे थे। संगम तक जाने के लिए डिप्टी सीएम ने भी कई किलोमीटर पैदल की यात्रा की और भीड़ से गुजरते हुए संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर अनमोल तिवारी हमारे सहयोगी भी डिप्टी सीएम के साथ संगम में डुबकी लगाए। विजय शर्मा के स्नान पर यह रिपोर्ट देखिए। एक 140-44 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ को अविस्मरणीय बना दिया हम सब के जीवन के लिए। अब अगला कुंभ तो जीवन में हम देख नहीं पाएंगे, इसमें से यहाँ प्रस्तुत कोई भी नहीं देख पाएगा, परंतु ये यादें तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब अगला महाकुंभ होगा उस समय लोग ज़रूर इसको याद करेंगे और इन व्यवस्थाओं से भी और बड़ी व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में होगी। महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, समापन की ओर है। इस महाकुंभ ने कई लोगों को खूब वायरल भी किया है, पहचान दिलाई है। कुंभ के शुरुआत में कई तस्वीरें वायरल हुई, लेकिन अब वो वायरल लोग क्या कर रहे हैं, आज बात उसकी भी करेंगे। क्योंकि यूपी के वायरल आकाश तो मुंबई पहुंच गए हैं और हरसारी झारिया और IIT बाबा को भी खूब बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हैं। एक एक कर कहानी बता देता हूं, क्योंकि आप भूलने लगे हैं तो सब कुछ दिखा देता हूं। महाकुंभ में सबसे पहले 2 कैरेक्टर खूब वायरल हुए। पहला नाम हरसारी झारिया का है और दूसरा नाम IITian बाबा का। महाकुंभ के पहले दिन ही भगवा वस्त्र पहने स्वामी कैलासानंद महाराज के रथ पर बैठी एक महिला खूब वायरल हुई, जिसे वायरल साध्वी कहा गया। महाकुंभ से लौटने के बाद भी हरसारी झारिया चर्चा में है, देश भर में सुर्खियों में। इसी तरह महाकुंभ से लौटकर भी IIT बाबा आजकल चैनलों को इंटरव्यू देने में व्यस्त हैं। मतलब महाकुंभ आकर हरसारी झारिया और IITian बाबा दोनों ही लोगों की किस्मत खुल गई। पूरा देश जान गया है कि यह लोग कौन हैं। अब 2 और तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर यूपी के रहने वाले आकाश यादव की है। आकाश महाकुंभ में दातून बेचने गए और 5-6 दिन में ही 40,000 रुपया कमा लिए। और आकाश सोशल मीडिया पर इतने वायरल हुए कि सोनी टीवी के शो में पहुंच गए और मिथुन चक्रवर्ती को भी दातून गिफ्ट किया। दूसरी तस्वीर इंदौर की रहने वाली मोनालिसा की है।
मोनालिसा महाकुंभ में माला बेचते हुए अपनी नीली आंखों की वजह से वायरल हो गई और अब मोनालिसा को फिल्मों में ऑफर मिलने लगा है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को फिल्म का ऑफर दिया है। ये 2 तस्वीरें देखिए, महाकुंभ ने कैसे चंद दिनों में ही किस्मत बदल दी है। अब महाकुंभ में लोग रोजगार के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। अब एक जनाब का वीडियो आज खूब वायरल हो रहा है, नाम है दीपक गोयल, और ये कौन सा रोजगार कर रहे हैं जानना चाहते हैं? ये डिजिटल संगम स्नान करवा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कैसे करवा रहे हैं जानना चाहते हैं तो इनका वीडियो एक बार सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से बताऊंगा। पहले देखिए कि डिजिटल पाप धोने का क्या तरीका निकाला है। फोटो मंगवा रहे हैं, बता दूं, देख लीजिए। मुझे भेजनी है, मैं उसका एक्चुअली फिजिकल प्रिंट आउट लूंगा इस तरह से और यहाँ पे स्नान कराऊंगा। रोज आता हूँ, रोज कराता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से आप डिजिटल कुंभ स्नान संगम पे कर सकते हैं और मेरा स्टार्टअप है प्रयाग एंटरप्राइजेस के नाम से। उसके तहत आप मुझे पैसे भेज सकते हैं। इसका शुल्क है मात्र 1100 रुपये और आपको मैं 24 घंटे के अंदर जब आप पैसा दे देंगे, फोटो भेजेंगे, तो 24 घंटे के अंदर मैं आपको स्नान करा दूंगा। मैं इलाहाबाद में ही रहता हूँ। ये भी याद रखा जाएगा, मात्र 1100 रुपए में आपको ये संगम स्नान करवा देंगे। अलग अलग रोजगार का तरीका है। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, इसलिए विस्तार से आपको बता दिया। लेकिन कुछ पापियों ने इस महाकुंभ से पैसे कमाने के लिए महापाप भी किया है। पूरे देश में इस महापाप की चर्चा हो रही है। पवित्र महाकुंभ में कुछ महापापी महिलाओं के स्नान का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने 103 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही 13 FIR दर्ज की गई। खबरों के मुताबिक कुछ लोग वीडियो और फोटो बनाकर उसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर बेच भी रहे थे, जिसे देखते हुए पुलिस ने लोगों से सावधान रहने और ऐसी गतिविधियों की शिकायत करने की अपील की है। जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस को हुई, 3 राज्यों की पुलिस एक्टिव हो गई। 3 राज्यों की पुलिस एक्टिव हुई। कहां की देख लीजिए, गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और यूपी पुलिस। और अब इस मामले में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। प्रयागराज के एक यूट्यूबर समेत 3 लोगों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महापाप करने वाले 3 दरिंदे गिरफ्तार हो गए। इसलिए सब कुछ आपको बता दिया। अब सीधे हर दिन आपको कहां लेकर चलता हूं? आपको हर दिन प्रयागराज लेकर चलता हूं। इसलिए चलिए प्रयागराज चलते हैं और प्रयागराज में मेरे सहयोगी अनमोल खड़े हैं। और अनमोल, आज हम रिकॉल कर रहे थे महाकुंभ को, शुरू से लेकर अभी तक याद कर रहे थे कि महाकुंभ की वो कौन कौन सी तस्वीर है जो इस देश में अपनी छाप छोड़ के जाएगी और देश में महाकुंभ से ये जो लोग वायरल हुए हैं, इनकी जिंदगी, इनकी किस्मत कैसे बदली है, ये आज हम दर्शकों को बता रहे थे। आप क्या बताएंगे? आप क्या समेटे हैं? आप क्या सजोए हैं? और कुंभ में भीड़ की क्या स्थिति है, ये जरूर बताइएगा। बताइए अपडेट अनमोल। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए अभी तक जो कुंभ मैंने देखा है, मुझे लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है महाकुंभ में। अद्भुत रहा है, अलौकिक रहा है, क्योंकि हम हर दिन जब तस्वीर दिखाने निकलते थे तो हमें नए रंग देखने को मिलते थे और हम लगातार यही इस क्षण को महसूस करते थे कि ये कुंभ के अलावा देखिए इस तरीके का धार्मिक आयोजन जो है पूरे विश्व में कहीं भी नहीं हो सकता है। तस्वीर दिखाते दिखाते बताइए अनमोल, तस्वीर दिखाते दिखाते बताइए कि आप क्या देखा है आपने। तस्वीर अभी भी दर्शक देखना चाहते हैं। बाकी जो आप बता रहे हैं वो तो मैं भी बता रहा हूं। आप तस्वीरों को दिखाते दिखाते कहानी बताइए अनमोल। बिल्कुल, देखिए आज महाकुंभ का 40वां दिन है और 40वें दिन देख लीजिए, आज भी जो है महाकुंभ मेला क्षेत्र में लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऐसा कहा जा रहा था कि देखिए वीकेंड का समय होगा तो भीड़ बढ़ेगी, ठीक उसी तरीके से आज भीड़ बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए 2 दिन देखिए अभी जो आगे का समय रहने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बहुत भारी भीड़ उमड़ने वाली है पूरे संगम क्षेत्र में, पूरे महाकुंभ में, क्योंकि ये आखिरी वीकेंड होने वाला है। इसको लेकर के देखिए आज जो है बैठक भी हुई है। कल CM योगी
योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ठीक पीछे देखिए, ये मार्ग जो है संगम की ओर जाती है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से भीड़ आपको नजर आ रही है। लगातार लोग जो है संगम की ओर जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह का वक्त हो। हर कोई बस डुबकी लगा लेना चाहता है, ये मौका नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि ये देखिए आखिरी मौका है और ये बस कुछ दिन बाकी रह गए हैं। 5 दिन केवल शेष है इस महाकुंभ में। तो ये अद्भुत है, लगातार भीड़ बढ़ रही है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए देखिए फिलहाल बैरिकेड्स जो है बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। चूंकि जो 26 तारीख को स्नान होना है, इस वजह से मुख्यमंत्री जायजा लेंगे तैयारियों का और इस बार प्रशासन जो है ये तैयारी कर रहा है कि कोई भी चूक ना हो, इसलिए अभी से ही जो है नकेल कसी जा रही है पूरी व्यवस्था पर। ठीक है अनमोल, नजर बनाए रखिए। लेकिन महाकुंभ को लेकर किस तरह से रोजगार बढ़ा है, मैं इस पर भी विस्तार से बात कर लेता हूं। महाकुंभ में इतना व्यापार हुआ है, इतना व्यापार हुआ है कि कई देशों की जीडीपी भी उसके सामने बौनी लग रही है। कुंभ से हुए 3 लाख करोड़ के व्यापार के हल्के हल्के निशान मध्य प्रदेश के जबलपुर और मैहर में भी दिखाई दे रहे हैं। जबलपुर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अब इन पर्यटकों के आने से व्यापारियों को कितना फायदा हो रहा है, पर्यटक कितने खुश हैं, चलिए सब आपको बता देते हैं। 2 तस्वीरों में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर जबलपुर के भेड़ा घाट की है और दूसरी तस्वीर मैहर की है, मैं शारदा पीठ की। दोनों तस्वीरों में आप खूब भीड़ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। सौगात क्या दी है देख लीजिए आप। मुख्यमंत्री ने लैपटॉप नहीं, छात्रों को नई जिंदगी दी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज इस खबर को देखिएगा आपको पता चलेगा। एक लैपटॉप की कीमत जानते हैं आप? 15,000, 20,000, 25,000 और अगर आपके पास खरीदने की क्षमता है तो 1 लाख रुपए तक की कीमत जा सकती है। लेकिन 25,000 की कीमत में आप एक बेस्ट लैपटॉप ले सकते हैं और एक लैपटॉप किसी परिवार, किसी छात्र का जीवन कैसे बदल सकता है, कुछ बच्चों की ऐसी ही कहानियाँ आपको बताऊंगा। 12वीं के बाद की पढ़ाई में एक लैपटॉप कितना मायने रखता है, ये बात वो बच्चा और उसके घर वाले समझ सकते हैं जो लैपटॉप नहीं खरीद पाए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इस कमी को महसूस किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले प्रदेश के स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी की प्रशासन अकादमी में नरसिंहपुर की गीता लोधी को पहला लैपटॉप दिया। इसके बाद बाकी सभी छात्रों के खाते में 25,000 रुपए की राशि लैपटॉप लेने के लिए ट्रांसफर की। मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की इस योजना में इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने 224 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकार की इस योजना के तहत 12वीं की परीक्षा में 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले छात्रों को सरकार लैपटॉप लेने के लिए 25,000 रुपए की धनराशि सीधे उनके अकाउंट भेजती है। और साल 2023-24 में मध्य प्रदेश के 89,710 स्टूडेंट्स ने 12वीं में 75% से ज़्यादा अंक हासिल किए। इसलिए मुख्यमंत्री ने 89,710 छात्रों को लैपटॉप बांटे। लैपटॉप बांटने के बाद सीएम ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की है। छात्रों से मुख्यमंत्री की ये बातचीत बहुत ही रोचक है। पहले ये सुनिए, फिर आगे की बात करूंगा। सुनिए। जो सब प्रकार से समर्थ होता है सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर निकालने में, ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप देते हुए जो आनंद आ रहा है, मैं इसको शब्दों से कैसे बताऊं, मेरी भावना से आप समझ सकते हैं। परिवार में क्या करते पिताजी? पिताजी नहीं है। मम्मी क्या करते हैं? मम्मी मजदूरी करती है। चलो, मम्मी ने पढ़ाया बहुत अच्छा। क्या बनना चाहती बेटा? मैं IAS बनना चाहती हूँ। वाह, जोरदार ताली। तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पक्का? हाँ सर, बहुत ज्यादा। तुम्हारे शब्दों से दिख रहा है कि तुम ज्यादा प्रसन्न हो। यस सर। परिवार में कौन कौन है? सर, मेरे पिताजी हैं, उनकी चाय की दुकान है बंसल हॉस्पिटल के पास में। मेरी माताजी गृहिणी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटा, स्वाभिमान के साथ पिताजी को भी धन्यवाद देना। जी सर, वो बहुत खुश है। उनकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपसे अब तीसरी बार मिल रहा हूँ। अच्छा। और आपसे मुझको 1,95,000 रुपए का
राशि प्रदान की गई है अभी तक। गजब हो गया, वाह, जोरदार ताली बजा भाई। कहाँ एडमिशन ले रहे हो? सर मैं BA कर रही हूँ और आगे चल के UPSC की तैयारी करनी है। वाह, कलेक्टर बनना है? जी सर। बहुत अच्छा। अब तक आपको ये खबर बहुत सरकारी लग रही होगी, लेकिन मुख्यमंत्री से बच्चों का संवाद सुनकर शायद आप मेरे मन की बात को समझ गए होंगे। मुख्यमंत्री से एक बच्ची कह रही थी, मेरे पिता नहीं हैं और माँ मजदूरी करके घर चलाती है। आज इसे एक लैपटॉप का महत्व उस बच्ची से ज़्यादा शायद ही कोई समझ रहा होगा। ऐसे ही भोपाल के एक छात्र ने बताया कि उसके पिता चाय की दुकान लगाते हैं और आज उसने अपनी मेहनत से ये लैपटॉप पाया है। इस लैपटॉप की कीमत सिर्फ 25,000 रुपये नहीं है, बल्कि उन बच्चों की मेहनत है जिन्होंने साल भर पढ़ाई की। उन माता पिता का इमोशन है जो चाह कर भी शायद कभी अपने बच्चों के लिए लैपटॉप नहीं खरीद पाएंगे। और तकनीक के इस दौर में लैपटॉप कितना ज़रूरी है, जहां बिना इंटरनेट के 1 मिनट भी निकाल पाना मुश्किल है। नोटबुक की जगह अब ई-नोट्स ने ले ली है और किताबों की जगह PDF का जमाना है। तब लैपटॉप कितनी बड़ी ज़रूरत है। विस्तार न्यूज़ भी मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे परिवारों के पास पहुंचा जिनके लिए लैपटॉप आज भी सपने जैसा है, लेकिन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका ये सपना पूरा किया है। ऐसी ही कहानी है भोपाल के प्रशांत राजपूत की। उनके पिता भोपाल के चूना भट्टी में चाय की छोटी सी गुमटी चलाते हैं। आमदनी का हाल ये है कि पूरे परिवार का खर्चा चला पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन प्रसाद ने कड़ी मेहनत करके 12वीं में 96.3% नंबर हासिल किए और मेरिट में 8वां स्थान हासिल किया है। प्रशांत पहले मुख्यमंत्री से स्कूटी ले चुके हैं और अब लैपटॉप भी मिला है। पढ़ाई के साथ साथ प्रशांत को दुकान में पिता की मदद भी करनी पड़ती है, लेकिन ये मुश्किलें प्रशांत का रास्ता नहीं रोक पाई और आज मुख्यमंत्री के हाथों लैपटॉप मिलने के बाद प्रशांत का पूरा परिवार भावुक है। रिपोर्ट देखिए। चाय की गुमटी लगाने वाले एक पिता के बच्चे ने कमाल कर दिया। माननीय सर, मेरा नाम प्रशांत राजपूत है। मैं सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र हूँ और मैं पिछले वर्ष 12वीं मैथ्स से 96.8% स्कोर करके स्टेट में 8th रैंक लाया हूँ। छोटी सी जगह पर ये जो चाय की गुमटी है वो लगी हुई है और ऊपर जो बरसाती की छत यहाँ पर बनाते हुए चाय की दुकान लगाए हुए हैं। अंकल, आप चाय की दुकान चलाते हैं, इतनी आय आपकी है कि इनकम आपकी है कि आप बच्चे को लैपटॉप दिला पाएं? नहीं मैम, मैं सुबह 5 बजे दुकान खोलता हूँ, 5 बजे से 9 बजे तक यहाँ पे रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को, इसके अलावा और 2 बच्चे और हैं, दोनों को पढ़ा रहा हूँ। कि आपके बच्चे को उड़ान भी मिल गई है और जो चीज़ आप खरीदारी नहीं करवा सकते थे, मेहनत तो उसकी सफल हुई है। जी जी, उसने बहुत मेहनत की, मैं भी कर रहा हूँ। लैपटॉप मिल गया, इसकी मुझे कितनी खुशी है ये मैं खुद ही जानता हूँ। मैं स्कूटी भी मिली इसको, स्कूटी भी मिली है और लैपटॉप भी मिला है। आपको लग रहा था कि आप जितनी कमाई करते उससे शायद नहीं खरीदवा पाते जितना आपके बच्चे की मेहनत पाता, इससे इस कमाई से मैं नहीं खरीद पाता। पढ़ा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, ये तो मैं ही जानता हूँ। जी मैम, नहीं दिला पाते ना क्योंकि इतनी कमाई नहीं है और गाड़ी मिली, इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। तो आप देख रहे थे कि लैपटॉप ने कैसे जिंदगी बदली है। अब आप बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। 7 महीनों के बाद देवेंद्र यादव जेल से बाहर आ गए हैं। तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा, सीधे देवेंद्र यादव से बात करूंगा। देवेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसलिए देवेंद्र यादव से बात करूंगा। देवेंद्र जी, जेल से आप बाहर आ गए हैं। सीधे मुद्दे की बात में आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी बोल रहा हूं और बाल और दाढ़ी मैं देख रहा हूं कि आप बढ़ा लिए। तो जेल से बाहर आने के बाद कैसा लग रहा है, पहले तो यही पूछूंगा देवेंद्र जी। हाँ, देखिए ऐसा है, पिछला 6 महीना मैं ये कहूँगा एक तपस्या जैसा था। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित हुई जिस पे मन बहुत सारे सवालों से घिरा रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा समय जो था वो मानसिक रूप से और मजबूती का था और जीवन में स्पष्टता का था। जिस विषय को लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, जेल के अंदर जाकर भी इस बात की खुशी होती थी
कि हमने सही बात कही। हमने कहा कि सतनामी समाज के बहुत सारे निर्दोष लोगों को जबरन तरीके से पुलिस सरकार जेल में डाल रही है, उनको इसको ध्यान देना चाहिए और जो निर्दोष है उनको छोड़ना चाहिए। हम जेल के अंदर पहुंचे तो हमने देखा बहुत सारे निर्दोषों को जेल में डाला गया, लेकिन तकलीफ कभी भी नहीं हुई। हमेशा इस बात का उत्साह रहता था कि हाँ, हम सही कर रहे हैं। हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर, लोगों को मदद करने के आधार पर, सच बात को कहने के आधार पर हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और पिछले 6 महीने की इस लड़ाई ने मुझे और मजबूत किया है और मैं और मुखर होकर और मजबूती से आने वाले समय में सभी प्रदेश के युवाओं के साथ, आम जनता के साथ, भिलाई के लोगों के आशीर्वाद के साथ लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं देवेंद्र जी कि आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, आप अभी केवल जेल से छूटे हैं। ऐसे में उन्हें क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, सरकार में आप जब बैठते हैं सत्ता, तो सत्ता मदमस्त हाथी के जैसे रहती है। आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो अभी ये मदमस्त हाथी की सवारी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि सब चीज़ें बहुत बेहतर चल रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों के आप जन भावना को नहीं समझोगे तो आपको इसका दुष्परिणाम देखना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं सही हूँ कि आपकी बात सही है, उसका जवाब समय देगा और समय और न्यायपालिका पे हमें भरोसा है। जहाँ तक बात है, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए, क्या सही में इतने सारे निर्दोष लोगों को, 185 लोगों में इतने सारे निर्दोष लोग थे, उनको 6 महीना 8 महीना जेल कटाना सही था क्या? आपकी पुलिस, आपका विभाग जो उनको जांच करनी चाहिए थी, वो प्रॉपर जांच करने के बजाय आपने खाना पूर्ति में जो मिला उसको मारा पीटा और जेल डाल दिया। ये सही था क्या? मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं। आपको भी मारा पीटा? देवेंद्र भाई, आपको भी, आपके साथ भी मारपीट हुई क्या, जो आप कह रहे हैं? नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई दुर्व्यवहार नहीं हुई और लोगों के साथ हुई। आप देखिए ना, जिन लोगों को 10 तारीख को, जिस दिन ये आंदोलन हुआ था, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में 2-2 दिन तक रख के उनके साथ मारपीट की गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। अभी सब लोग छूट गए हैं। उनसे जब बातें होंगी आप सबकी, तो सत्यता सामने आएगी कि कितना अत्याचार हुआ है लोगों के साथ। एसपी कलेक्टर कार्यालय छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है देवेंद्र भाई, और यहीं पले बढ़े हैं और बहुत लंबे अरसे से राजनीति करते आए हैं, महापौर से विधायक बने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप पर बहुत गंभीर आरोप हैं। उस आरोप पर भी जेल से रिहा होने के बाद आप ये बताइए कि आप पर आरोप है एसपी कलेक्टर कार्यालय जल गया आपके भड़काने पर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, आरोप तो पुलिस ने लगाया है, न्यायपालिका न्याय करने के लिए बैठी है। मुझे संविधान पे विश्वास है, मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है, और जो वो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने आरोप लगा के मुझे जेल डाल दिया ना, उनका जो काम था उन्होंने कर लिया। अब तो समय इसकी सत्यता बताएगा। मैं तो पहले से भी कह रहा था, हर बार ये कह रहा था कि हम मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाने के चक्कर में आप हमें जेल में डालने की धमकी दोगे तो डाल के दिखा दो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम दौड़ते हुए, मजबूती के साथ, आज दौड़ते हुए आप जेल से बाहर आए हैं। आप आज दौड़ते हुए बाहर आए, आज आप दौड़ते हुए जेल से बाहर आए, इसके पीछे का क्या संदेश था? आप अपनी एनर्जी बताना चाहते थे, ऊर्जा से लबरेज हैं ये बताना चाहते थे, आप हिम्मत नहीं हारे हैं ये बताना चाहते थे? क्या मकसद था दौड़ते हुए बाहर आने का देवेंद्र जी? मैं इतने समय बाद बाहर की दुनिया को देखा और लोगों के अंदर जो उत्साह था बाहर खड़े हुए, उसने मेरे अंदर और ऊर्जा भर दी। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सफ़र लंबा है, इस सफ़र में हम लोग निरंतर चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। उस दौड़ का यही अंदाज आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी का फ़ोन आया था क्या आपके पास जेल में जब आप थे, तो बात हुई थी? देखिए, हमारे पार्टी के, हमारे देश के नेता हैं राहुल गांधी जी। उन्होंने जब देश के अंदर जब कोई नहीं हर विषय पे बोल रहा है, पिछले
आप देख रहे हैं पिछले 1 दशक से हर एक विषय पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक मैं एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी लाइन पे चलता हूँ। पार्टी के हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी, दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा साहब, चरणदास महंत जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष सब आए, सब मिले और सबके माध्यम से मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, संबल प्राप्त हुआ। और मेरे लिए ये बड़ी बात है कि जेल में रहते रहते पार्टी ने मुझे AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया और मुझ पर भरोसा किया। मैं यही कहना चाहता हूँ, भिलाई वासियों का भरोसा, समर्थक जानना चाहते हैं जेल के अंदर क्या करते थे आप? थोड़ा दुबले पतले भी दिखाई दे रहे हैं। जेल के अंदर क्या रूटीन था आपका? दादी से मुलाकात होती थी, कवासी लखमा से बतियाते थे, अंदर कैसे आपका दिन गुजरता था? बताइए जरा, आपके समर्थक जानना चाहते हैं। देखिए, जेल एक जीवन का ऐसा अनुभव है और एक उसको जेल के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा, हम उसे डर और घृणा से देखते हैं, लेकिन डर और घृणा से नहीं देखना है। वो भी जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसको जानकर आपकी आत्मशक्ति, आपका आत्मचिंतन बेहतर ही होगा। अगर आप दिन में घंटों तक आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, या आप एक सेल के अंदर बंद हो, या आपके पास कोई काम नहीं है, आप किताबों में ही खोए हुए हो, किताब पढ़ रहे हैं, या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके रास्ते और बेहतर दिखते हैं, ज़िंदगी के मायने और समझ में आते हैं। ये समय मेरे लिए इतना खाली पिछला 6 महीना जैसा गुजरा, ऐसे ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था ऐसा कोई समय मुझे मिलेगा, लेकिन ये समय मिला तो इसका सदुपयोग किया, आत्मचिंतन किया, आत्ममंथन किया। हम हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां होती है। मुझे मौका मिला कि मैं पिछले अपने 20 साल को सोच पाऊं कि सफर कहां से शुरू हुआ था। आखिरी सवाल देवेंद्र भाई, आपके समर्थक आपके अगल बगल खड़े हैं, आखिरी सवाल मेरा ये है, भूपेश बघेल राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं, पंजाब के प्रभारी बन गए हैं, 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की सूची आ गई है, दीपक बैज के खिलाफ मोर्चा खुल गया है और कहा यह जा रहा है कि दीपक बैज आपके इशारे पर चलते थे क्योंकि आप राहुल गांधी के बहुत विश्वास पात्र नेता हैं। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की अदावत साफ दिखाई दे रही है। शिव डहरिया, अमरजीत भगत दिल्ली कूच कर रहे हैं, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव का खेमा एक तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या देवेंद्र यादव को कांग्रेस की उम्मीद के तौर पर देखा जाए? क्या आपको भी प्रदेश अध्यक्ष के रेस में शामिल माना जाए? क्या आप कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं? और क्या आप अब पुराने नेताओं से हटकर एक नई बिसात बिछाने की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं? देवेंद्र यादव से मैं वर्तमान कांग्रेस के सिनेरियो पर, राजनीतिक परिदृश्य पर यह जवाब चाहता हूं। देवेंद्र जी। मैं आपको ये बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, बहुत ईमानदारी से आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 6 महीने में जो अनुभव किया वो ये किया कि ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है, इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी ने मुझे 25 साल की उम्र में महापौर की टिकट दी, 28 साल की उम्र में विधायक की टिकट दी, अब मैं दोबारा विधायक का चुनाव लड़ पाया और लोकसभा चुनाव मुझे लड़ाया गया। तो मैं किसी तरह की जल्दी में नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो कार्य पार्टी दे मुझे उसको पूरी निष्ठा से निभाना है। जहाँ तक पार्टी के शीर्ष नेताओं की बात है, चूँकि ये राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पर गॉसिप्स चलती है, तो मैं ये कहूँगा ये जो जितना भी हमारे बीच में फ्रैक्शंस की बात होती है ये गॉसिप्स का पार्ट है, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी का पार्ट है, लेकिन हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब एक हैं, हम लोग पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के प्रभारी सचिन पायलट जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी नेता प्रतिपक्ष जी और सभी नेताओं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, आप प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है मैं अभी बहुत शुरुआती समय में हूँ। ये हमारे वरिष्ठ नेताओं के पास इसका कमान, हमारे जो वर्तमान हमारे अध्यक्ष हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो सारे लोग इस पर बेहतर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है, और इस तरह का कोई भी अगर निर्णय भी होता है तो ये पार्टी का आला कमान का मामला है। मैं फिलहाल इस तरह की ना किसी रेस में हूँ, ना रुचि में हूँ। मेरा
मेरी जिम्मेदारी विधायक भूपेश बघेल जितना आपको पहले प्यार करते थे, भूपेश बघेल का प्यार जितना आपको पहले मिलता था, देवेंद्र जी भूपेश बघेल का प्यार आपको जितना मिलता था, क्या वर्तमान समय में भी मिल रहा है या फिर टीएस सिंहदेव जैसा हो गया है? क्योंकि टीएस सिंहदेव ने मुझसे कहा था इंटरव्यू में कि अब पहले जैसी बात नहीं रही। तो आपको भूपेश बघेल का प्यार उतना ही मिल रहा है या अब बात पहले जैसी नहीं रही? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, ये राजनीतिक हलकाओं के चर्चे हैं, इस पे मुझे रुचि लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है जहाँ तक मेरे नेताओं की बात है तो सभी नेताओं का पूर्ण स्नेह मेरे साथ है। मैं 6 महीना जेल में रहा। आदरणीय भूपेश बघेल जी हर एक समय उनकी चिंता मेरे प्रति रही, टीएस बाबा साहब की चिंता मेरे प्रति रही, चरणदास महंत जी की चिंता मेरे प्रति रही, दीपक बैज जी का। अभी किसके? अंतिम सवाल देवेंद्र जी, अंतिम सवाल एक, अभी कौन कौन से नेताओं का फोन आया? अभी ये जो जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, किसका किसका फोन आया? देवेंद्र आ गए यार, बहुत खुशी हुई। किसको किसको दिल से खुशी हुई, जल्दी से नाम बता दीजिए। सभी से मेरी बात हो गई, मैंने सभी से बात की, मैंने खुद सबसे को फ़ोन किया और सबका इसने आशीर्वाद लिया और सभी के मार्गदर्शन में आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करेंगे और 2028 में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपके समर्थक और आप खड़े रहे, बहुत धन्यवाद। चलिए घर परिवार से मिलिए और बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जरूरी था देवेंद्र यादव से बात करना, क्योंकि देवेंद्र यादव के जेल से रिहा होने के बाद दौड़ते हुई आई तस्वीर, फिर प्रदेश में कांग्रेस में हो रहे घटनाक्रम पर अलग अलग नेताओं की जो बातचीत निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में माहौल, इन सब के बीच में देवेंद्र यादव से ये जानना जरूरी था कि बताइए आपके नेताओं से आपकी जम रही है या नहीं। मध्य प्रदेश का एक बार फिर रुख कर लेते हैं और मध्य प्रदेश में इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा वाले बच्चों परेशान मत होना, रास्ता मिलेगा। जीआईएस को लेकर ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यह खबर ये भी चल रही है कि बोर्ड परीक्षा है, बच्चे परेशान ना हो। मध्य प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अब बस 3 दिन बचे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समिट की तैयारियों की हर तस्वीर पिछले 15 दिनों से आपको दिखा रहा हूं। भोपाल की सजावट से लेकर देश दुनिया से आने वाले मेहमानों के रहने के इंतजाम तक सब आपको बता चुका हूं। और अब जब तैयारियां अंतिम चरण में हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, क्योंकि सुरक्षा भी तो उतनी ही जरूरी है और सबसे बड़ी चुनौती है बोर्ड परीक्षा वाले छात्रों के लिए। लेकिन सरकार ने इसका भी हल निकाल लिया है। क्या क्या तैयारी है ये आपको बता देता हूं। इन्वेस्टर समिट के लिए 24 और 25 फरवरी को हजारों वीआईपी राजधानी भोपाल में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो एक दिन पहले ही भोपाल आ जाएंगे। ऐसे में 3 दिनों के लिए पूरी राजधानी हाई सिक्योरिटी जोन में बदल जाएगी। पुलिस विभाग ने इसके लिए तैयार कर लिए। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम है ये सब आपको विस्तार से बता चुका हूं। समिट के दौरान पुलिस के 8000 जवान सड़कों पर तैनात रहेंगे। इसके लिए आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स बुला ली गई है। उन पुलिस जवानों को राजधानी भोपाल में आज ब्रीफिंग दी गई। सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी है इसके लिए भोपाल के एमबीएम ग्राउंड से हमने सब कुछ हर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की है। मेरे बगल में चल रही तस्वीर आप देख लीजिए, मेरे बगल में तस्वीर दिख रही है, आप देख लीजिए। ये बात थी सुरक्षा की। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान एक चिंता भोपाल के छात्रों का तनाव बढ़ा रही है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी 24 फरवरी को सुबह 10 बजे से है और इसके लिए छात्रों को एग्जाम सेंटर पर 9 बजे पहुंचना होगा। बस यही समस्या छात्रों की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि समिट को सुबह 10 बजे शुरू होना है और उसी समय भोपाल की सड़कों पर वीआईपी मूवमेंट रहेगा। तो आम लोगों के लिए रास्ते डाइवर्ट किए जाएंगे। इस समय बच्चे परीक्षा केंद्र कैसे पहुंचेंगे ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर स्कूल के बच्चे चिंतित हैं, माता पिता चिंतित हैं, लेकिन फिर भी इसका रास्ता निकाल लिया गया है। माता पिता और बच्चों की चिंता जायज है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को भी आपकी पूरी चिंता है। इसलिए फैसला लिया गया है कि कोई बच्चा अगर परीक्षा देने जा रहा होगा उसे कहीं भी रोका नहीं जाएगा, फिर चाहे वो वीआईपी मूवमेंट हो वाली सड़क क्यों ना हो। परीक्षा देने जा रहे छात्रों को तुरंत रास्ता दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने विस्तार न्यूज से बातचीत की है, सुन लीजिए ताकि आप परेशान ना हो। पूरी व्यवस्था कर ली गई, सुनिए शिक्षा मंत्री। मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन साहब ने अलग से इस बात के लिए ताकीद किया है कि किसी भी तरह से हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चों के किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स हैं, उनके एग्ज़ाम में रूट के कारण व्यवधान नहीं होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं और उनका मन का भाव भी है कि हमारे बच्चे ही हमारे गौरव हैं, उनको किसी तरह का कोई उनके एग्ज़ाम्स में या उनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में दखल ना हो। तो हमारी प्राथमिकता में है, बच्चों को परेशानी नहीं होगी।
बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। विस्तार न्यूज आपको हर रास्ता बता रहा है। आराम से तैयारी करिए, निश्चिंत होकर परीक्षा देने जाइए। लेकिन शहर की क्या स्थिति है और शहर कैसे सज धज कर तैयार है, यह दिखाने के लिए मेरे दो सहयोगी विवेक और विवेक, दो विवेक आपको दिखाई दे रहे हैं। एक विवेक पांडे हैं, एक विवेक शुक्ला हैं। विवेक पांडे के अगल बगल ज्यादा लाइटें दिख रही हैं, लाइटों को दिखाइए और किस तरह से सजी धजी है राजधानी, ये सब कुछ दिखाइए, क्योंकि आज से तस्वीर दिखाने का दिन है। विवेक दिखाइए किस तरह से राजधानी सज गई है। विवेक पांडे। देखिए, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। भोपाल में तैयारियों की बात कर ली जाए तो सभी चौराहों पे लाइटिंग की गई है। भोपाल और खासतौर पे मध्य प्रदेश में बाघों का सबसे बड़ा कुनबा देश भर में है, तो इसी की तस्वीर दिखाता हूँ। ये चौराहे पे बाघ है और ये सिर्फ बाघ की तस्वीर नहीं है बल्कि पूरे चौराहे में लाइटिंग की गई है। ये आपको स्टायरिंग लैंप दिखा देता हूँ, ये किस तरीके से चौराहे पर लगाया गया है। पूरे राजधानी के सभी चौराहों में इसी तरीके की लाइटिंग की व्यवस्था है। खासतौर पर पेंटिंग बनाई गई है, लेकिन रात के समय नज़ारा कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि चौराहों पर लोग भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं और देखते हैं कि राजधानी कितनी बेहतर तरीके से और तैयार की गई है। न सिर्फ यहाँ पे लाइटिंग की गई है बल्कि यहाँ पे चौराहों पे लगे पेड़ पौधे भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में। राजधानी में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पे इसी तरीके से प्लान तैयार किया है और राजधानी की सड़कें पूरी तरीके से सुधार दी गई है। और न सिर्फ राजधानी, उनसे पूछिए कि भोपाल में कितना बदलाव है। ये जो बगल में आपके खड़े हैं विवेक, इनसे पूछिए कि भोपाल किस तरह से बदलता दिख रहा है। जो ट्रैफिक में आ रहे हैं इनसे पूछिए जरा, आपके पीछे जो खड़े हैं, ये धीरे से चले गए हैं अभी, लेकिन अगले जो लोग आएंगे उनसे पूछिए कि भोपाल कितना बदला बदला नजर आ रहा है। विवेक पांडे, ये सवाल मेरा आपसे था। विवेक पांडे, जो लोग पीछे अभी खड़े थे, हालांकि सिग्नल छूट गया है तो चले गए होंगे, तब तक मैं विवेक शुक्ला के पास जाता हूं। विवेक शुक्ला, आप क्या दिखाने वाले हैं? कौन सी तस्वीर है खास और किस तरह से राजधानी की सड़कें चकाचक हो गई हैं और चमकने लगी हैं लाइटों से पूरी सड़कें? विवेक शुक्ला। ज्ञानेन जी, सड़कें चकाचक हैं, राजधानी दुल्हन की तरह सज चुकी है। जमशेद आपको तस्वीर दिखाएंगे। जमशेद जी, सबसे पहले वो बोर्ड दिखाइए। इस बोर्ड को आप देखिए जिसमें लिखा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 फरवरी 2025, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अपार संभावनाएं। और ये बोर्ड पूरे राजधानी में लगे हुए हैं। बोर्ड के साथ थोड़ा नीचे आइए, ये सड़कें, सड़कों पर व्हाइट कलर की जो पट्टी, जो ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, मैसेज होते हैं, वो आप देखिए, डिवाइडर देखिए, सब कुछ चकाचक है, रोशनी है। इधर आइए जरा जमशेद जी, इसको दिखाइए जरा। ये पेड़ आप देखिए, ये पेड़ों पर जो लाइटिंग की गई है ज्ञानेन जी, ये अद्भुत नजारा है और लग रहा है कि पूरा भोपाल इस वक्त दिवाली की रंगारंग रोशनी में डूबा हुआ है। लेकिन दिवाली में अभी वक्त है, दिवाली में 1 महीनों का समय बाकी है, लेकिन आप देखिए कि पूरा भोपाल जो है सुंदर नजर आ रहा है, दुल्हन की तरह सज चुका है। निवेश की अपार संभावनाओं के बीच राजधानी भोपाल की सड़कें, मैं इस वक्त लिंक रोड पर मौजूद हूं, लिंक रोड नंबर 3। यहां पर तमाम वीवीआईपीज बंगले हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पेड़ों पर खूबसूरत लाइटिंग है, सड़कें चकाचक हैं, नई डामर की सड़कें, अलग ही खूबसूरत नजारा यहां पर दिख रहा है। बोर्ड लग गए हैं, होर्डिंग लग गए हैं, बैनर पोस्टर हैं और हर जगह यही नजारा इसलिए क्योंकि जब राजधानी भोपाल में मेहमान आएंगे, अडानी अंबानी आएंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा आएंगे, इसके अलावा टाटा से आएंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, तो राजधानी भोपाल को सुंदर दिखना भी चाहिए। 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए ज्ञानेन जी इस राजधानी को सजाने के लिए और पिछले 15 दिनों में पूरी तस्वीर बदल गई है। तस्वीर बदल गई। जो सर पर दौड़ते हुए वाहन आप देख रहे हैं, यहां पर सड़कों पर बीच बीच में गड्ढे होते थे, लेकिन अब यहां के लोग भी बेहद खुश हैं और कई जगहों पर जो खूबसूरती है उसको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आज वीकेंड है, फ्राइडे का दिन है, कल सैटरडे संडे, लोग देख रहे हैं कि राजधानी कितना खूबसूरत हो गया है और ये मध्य प्रदेश की राजधानी का वो स्वरूप है जो लोग चाहते हैं कि ऐसी राजधानी होनी चाहिए। लेकिन जब इतना बड़ा इन्वेस्ट होने जा रहा है जिसमें हजारों करोड़ रुपए, आप भी निकलिए और सुनिए, ऐसा करिए, सुनिए, जाइए घर लाइव खत्म करके और बहू को कार में बैठाइए, बच्चों को कार में बैठाइए और बताइए कि आपका शहर भोपाल कैसे दुल्हन की तरह सज गया। विवेक पांडे, आपका भी शुक्रिया और विवेक शुक्ला, आपका भी बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन की
बधाई हो आपको, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 61 साल के हो गए। विस्तार न्यूज की तरफ से प्रदेश के सीएम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुखिया को जन्म दिवस पर देश भर से शुभकामनाएं मिल रही। देख लीजिए तस्वीरें। पहली तस्वीर पीएम मोदी के बधाई की है। पीएम मोदी ने जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा है कि जनता के लिए सीएम साय अथक परिश्रम करते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की बधाई दी है। दूसरी तस्वीर सीएम के गृहग्राम बगिया की है, जहां जन्मदिन के अवसर पर सीएम ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की और कथा सुनी। सीएम साय के जन्मदिन पर हर साल उनकी मां सत्यनारायण कथा का आयोजन करती है। तीसरी तस्वीर सीएम के केक काटने की है। सीएम ने अपनी पत्नी और मां के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। इसके अलावा सीएम साय ने रायपुर में शासकीय शाला के बच्चियों के साथ भी केक काटकर जन्मदिन मनाया। चौथी तस्वीर प्रयागराज महाकुंभ की है, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सीएम विष्णुदेव साय का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया। छत्तीसगढ़ पवेलियन में मनाया। डिप्टी सीएम ने बच्चों के साथ केक काटकर सीएम को शुभकामनाएं दी है। आज विस्तार न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए क्या कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, ये भी सुनिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बगिया पहुंचे अपने जन्मदिन। सर, सबसे पहले तो आपको पूरे विस्तार परिवार की ओर से बधाई सर। जी धन्यवाद। हर साल हम इस दिन यहाँ पर आते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन होता है और हम अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने पंचायत के लोगों के साथ और हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हमारे जो तुल्य कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में कथा का श्रवण करते हैं। और आज बहुत दूर दूर से जसपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई सब जगह से यहाँ पर आशीर्वाद देने पहुँचे, अपना स्नेह प्रकट करने आए। उनके प्रति हमारा बहुत बहुत आभार, उनके हम आभारी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कई तस्वीरें आई हैं। इन्हीं तस्वीरों से जुड़ी विस्तार न्यूज की रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन के अलग अलग रंग शामिल हैं। देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़िया लाल हमर जन जन के भाई, विष्णु भैया ला जन्मदिन के है बधाई। मैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ला जन्मदिन के बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे लिए आदर्श है और इनकी सहजता, सरलता और आत्मीयता हम सबको प्रभावित किया। की सरल सहजता और धैर्य हमको प्रभावित किया। हमने इनसे सीखा, बहुत कुछ सीखा। मैं उनको प्रेरणादायक मानता हूँ, हमेशा उनसे प्रेरणा मिली है। केक काटेंगे और आप लोग भी खिलाएंगे। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आप सब लोग हम लोग की बेटी हैं।